नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा नेता के बारे में जिसने बिहार की राजनीति में कई उतार और चढ़ाव देखे। दोस्ती और दुश्मनी, उसकी चुनावी चाल और गठबंधन, उसके सहयोगी और उसके विरोधी और जनता सबके लिए एक पहेली है। कभी अपने सबसे करीबी सहयोगी रहे लोगों को दुत्कार दिया तो कभी राजनीतिक दुश्मनों को गले लगाया। आज हम इस नेता के चुनावी सफर, शासन की छवि, विवाद और 2025 के विधानसभा चुनाव में मिली अपार सफलता के बारे में बात करेंगे। कैसे बनी इनकी पलटू राम की छवि, क्या थी सुशासन बाबू की चाल और क्या थी इनकी ट्रिपल सी फॉर्मूला जिसने देश और दुनिया में काफी प्रसिद्धि हासिल की। अगर आपके भी मन में यही सवाल है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इन्हीं सारे सवालों के जवाब को देने के लिए आज हमारे बीच राजनीतिक एक्सपर्ट चंदन जी मौजूद हैं। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के एक ऐसे राजनेता जिसका नाम नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार की राजनीतिक सफर कैसा था, उन्होंने पहली बार अपने जीवन में चुनाव कब लड़ा और कैसे जीत हासिल की। देखिए धीरेन्द्र जी, नीतीश कुमार बिहार ही नहीं बल्कि देश के लिए सबसे अबूझ पहेली है। नीतीश कुमार बचपन से ही बहुत ही मेधावी विद्यार्थी थे और कहा जाता है कि जब वो 10वीं क्लास में थे और मैथ्स में उनके 1 नंबर कम आने से वो बहुत दिनों तक परेशान रहे थे। माँ परमेश्वरी देवी और पिता रामलखन सिंह घर के में जन्मे नीतीश कुमार बचपन से ही बहुत ही तीव्र दिमाग के स्टूडेंट थे और उनके पिता बाद में आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बने। और जहां तक नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर है वो 1977 में वो पहली बार चुनाव लड़ते हैं। 1975-76 के लमसम में वो छात्र राजनीति में कूदते हैं जब देश इमरजेंसी जब लागू होता है। और 1977 में पहला बार विधानसभा चुनाव लड़ते हैं हरौद विधानसभा क्षेत्र से और लोक दल पार्टी से लड़ते हैं जिसमें उन्हें करारी हार मिलती है। और दूसरा विधानसभा वो लड़ते हैं साल 1979 में, उन्हें फिर दोबारा हार मिलती है। लेकिन ये नीतीश कुमार हार मानने वालों में से कहा थे और इस तरह वो तीसरा विधानसभा चुनाव लड़ते हैं हरौद विधानसभा क्षेत्र से और इस बार उनको बम्पर जीत मिलती है। और इसके बाद में वो अगला लोकसभा चुनाव लड़ते हैं साल 1989 में बाढ़ लोकसभा क्षेत्र से और उनके जो मुख्य प्रतिद्वंदी हैं शेरे बिहार से नाम से जाने वाले रामलखन सिंह यादव और उस समय के कांग्रेस के कदावर नेताओं में से एक थे। और नीतीश कुमार ने उनको पटखनी दिया और फिर बीपी सिंह सरकार में पथ निर्माण राज्य मंत्री बने। और इसके बाद में वो रेल मंत्री बनते 1998 में वाजपेयी जी की सरकार में। और गैसला जो रेल हादसा है उसमें वो अपना नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा लेते हैं। और इसके बाद में फिर क्या होता है कि 2005 से वो कंटिन्यू और मुख्यमंत्री बने रहते हैं। और यही है नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर शुरू से लेकर अब तक। नीतीश कुमार एक ऐसे लीडर हैं जिसने इस देश में अपने सुशासन की छवि के नाम से जाने गए। उनके साथ कुछ चीजें हैं जो काफी अति सुंदरता के साथ जुड़ी हुई है। जैसे उनकी सुशासन की छवि, महिला सशक्तिकरण के फील्ड में किया गया उनका कार्य और बिहार के विकास को पटरी के पथ पर लाने में उनके योगदान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो वास्तविकता है कि नीतीश कुमार जब सत्ता में आए तो उन्होंने महिला सशक्तिकरण हो या बिहार को किस तरह से और विकास के पटरी पर दौड़ा जाए, इसमें उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीकों से काम किया। अगर आप किसी भी प्रकार का आंकड़ा देखते हैं नीतीश कुमार के आने से पहले, मैं देख रहा था एक डाटा है नीतीश कुमार के आने से पहले। आप जो बोल रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, चाहे मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना हो या मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना हो या मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण, मतलब कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी रोजगार योजना हो या जीविका दीदी हो, मतलब तमाम प्रकार के चीजों में नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए काम किया है। महिलाओं को 50% जो रिजर्वेशन हो, हर प्रकार से। देखिए, जब नीतीश कुमार सत्ता में नहीं आए थे उनके आने से पहले, मैं 2001 का सेंसस बता रहा हूँ आपको, उसमें फीमेल लिटरेसी जो था 33.12% था। और नीतीश के आ जाने के बाद में 2011 का जो सेंसस है उसमें जब नीतीश कुमार जब 6 साल पूरा होता है 51.05% होता है। तो ये तो हुआ वुमेन एम्पावरमेंट में नीतीश का क्या योगदान है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि जो मुख्यमंत्री का जो साइकिल योजना है जो लड़कियों को जो दिए थे, 6 अफ्रीकन देशों ने उसका कॉपी किया था, जिसमें आपको इथियोपिया हो गया, मोजाम्बिक हो गया, आपको युगांडा हो गया, मालवी एक देश है, तंजानिया, इन तमाम देशों ने कॉपी किया। और यूनाइटेड नेशन ने भी नीतीश कुमार की इस पहल को सराहा। और जहां तक सवाल है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, और स्टेट के लिए ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ये, तो नीतीश कुमार के आने से पहले 66,316 करोड़ रुपए को जीडीपी था, यानी 2000 से 2005 के बीच का आंकड़ा आपको ये मैं बता रहा हूँ। और इसके बाद में नीतीश कुमार के आने के बाद 2005 से 10 के बीच में आपको 1,20,421 करोड़ जीडीपी हुआ। यानी आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार किस तरह से बिहार को आगे लेकर के बढ़े।
और जहां तक आपका ये सवाल है क्राइम के मामले में, जो आप सुशासन बोले, नीतीश कुमार यहीं से शासन नहीं है ये बने। वो अगर आंकड़ा देखते हैं एनसीआरबी का, तो 2001 से 4 का आंकड़ा है मेरे पास, तो 4.1 लाख क्राइम्स था। और उनके आने के बाद में 2005 से 10 बीच में 7.35 लाख क्राइम्स का रिपोर्ट। हालांकि देखिए यहाँ पर जो एनसीआरबी का डाटा है 30% इंक्रीज दिखा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो एक्यूज करते हैं कि राबड़ी शासन में लोग रिपोर्ट नहीं करवाते थे। तो तमाम चीजों को अगर आप लेखा जोखा देखिएगा, चाहे गाँव तक सड़क हो या जो साइकिल योजना आप लोग को ये आपको बता ही दी हम, चाहे हाँ सबसे बड़ी बात है शराबबंदी, इन सभी चीजों को कंसोलिडेट कीजिएगा तो नीतीश कुमार ने सुशासन के साथ साथ बिहार में महिलाओं के लिए और बिहार को विकास के पटरी पर लाया। क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे, उस आंसर में आपने बोला कि एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है तो 2005 तक के रिपोर्ट के कंपेयर में नीतीश कुमार के सरकार बनने के बाद 2010 तक, यानी 6 साल के आसपास तक का वो रिपोर्ट में क्राइम रेट मतलब 7 लाख तक है। पर उसका लोगों के द्वारा ये जो जानकार हैं, जो राजनीतिक जानकार हैं, वो ये उसका बताते हैं कि चूंकि उससे पहले वाली जो सरकारें थी उसमें चूंकि क्राइम को रिपोर्ट नहीं किया था, इसलिए गवर्नमेंट डेटा के अंदर नहीं आ रहा था, इसलिए वो रिकॉर्ड में थोड़ा कम दिखा रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार बनी तो उसमें हर क्राइम को ऐड किया गया, हर थाने में रिपोर्ट दर्ज किया गया, तो थाने के रिपोर्ट से गवर्नमेंट सोर्सेज से वो डेटा कलेक्ट किया गया, तो चूंकि उसके डेटा ज्यादा दिखता है। ऐसा आप बोल रहे हैं? और हाँ, ऐसा बोल रहे हैं। और धीरेन्द्र जी, अगर हम आपसे रिवर्स क्वेश्चन ये कर दें कि 1990 से पहले कितने रिपोर्ट लिखे जाते थे, तब तो इसके अनुसार तो एनसीआरबी का डाटा कभी सटीक हो ही नहीं सकता है। हाँ, 1990 से पहले तो बिहार के स्थिति क्या थी वो तो पुराने लोग आज भी बताते हैं, और बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना गया है कि किस तरीके से चुनाव किया जाता था और कैसे चुनावी रणनीति सेट की जाती थी और कितने लोग वोटिंग करते थे, गरीबों के क्या अधिकार हुआ करते थे, वो तो जग जाहिर है। लेकिन फिलहाल हम तो नीतीश कुमार के कार्यकाल की बात करने जा रहे हैं, तो नीतीश कुमार वो भी दिन आएगा जब हम उस पर भी चर्चा करेंगे। सीरियल वाइज सारे नेताओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नीतीश कुमार इस भारतवर्ष में सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे, लेकिन एक समय आया जब नीतीश कुमार को सुशासन की सब छवि से भी ज्यादा प्रसिद्धि मिली, जब लोग उनको पाला बदलने वाले या लालू प्रसाद यादव के मुंह से निकला हुआ एक वर्ड था पलटू राम, वो पलटू राम के नाम से फेमस हो गए देश में। कभी नीतीश कुमार के गठबंधन जो कभी आरजेडी कभी बीजेपी के साथ उन्होंने अपने समय के अनुसार राजनीतिक पॉलिटिकल सिद्धांतों का जो एडजस्टमेंट किया, क्या उनके छवि को धूमिल किया? इसे देखते हैं। देखिए धीरेन्द्र जी, अरुण सिन्हा एक लेखक हैं जो बुक लिखे हैं नीतीश कुमार एंड राइज ऑफ बिहार, जिसमें नीतीश कुमार का जीवन संघर्ष और बिहार के शासन में उनकी योगदान के बारे में लिखते हैं। और उनमें एक चैप्टर है अलायंस अर्थमेटिक एंड पॉलिटिकल सर्वाइवल, और उसमें वो साफ तौर पर लिखते हैं कि नीतीश कुमार में जो गठबंधन की नैतिक स्थिरता नहीं है। यानी नीतीश कुमार जो है वो लिखते हैं साफ तरीके से इसमें कि नीतीश कुमार जो है प्रैग्मेटिक, नॉन सेंटिमेंटल एंड पावर कॉन्शियस लीडर है। यानी इसको गठबंधन की राजनीति से कुछ लेना देना नहीं, ये समय के अनुसार देखते हैं। देखिए, जब नीतीश कुमार 2013 में जब अलग होते हैं एनडीए गठबंधन से, यानी जब प्राइम मिनिस्टर के रूप में जब नरेंद्र मोदी जी को प्रोजेक्ट किया जाता है, तो जब अलग होते हैं तो उस समय क्या होता है कि बाहर से उनको आरजेडी समर्थन देती है। इसमें आरजेडी, कांग्रेस और आपको जो लेफ्ट पार्टी है, तो उसमें नीतीश जो है 2010 के विधानसभा चुनाव में 115 सीटें जीतते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 12 जो विधायक है वो शिफ्ट कर जाते हैं बीजेपी की तरफ, तो बाहर से उनको सपोर्ट मिलता है। तो अब देखिए क्या होता है कि नीतीश कुमार इसके बाद में 2014 का जो विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, और जिसमें नीतीश कुमार 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, अब से माफी चाहूंगा, और जिसमें करारी शिकस्त मिलती है और मात्र 2 सीटों पर सिमट जाते हैं। और उनके करीबी सहयोगियों के अनुसार ये पता चलता है कि वो करीब 3 या 4 महीने तक सदमे में थे, किसी से बातचीत भी नहीं कर रहे थे। सोचिए, तब नीतीश कुमार क्या किए थे कि उस समय हालांकि मुख्यमंत्री बनाया था आपको जीतनराम मांझी को, और इसके बाद में 2015 आता है बिहार विधानसभा चुनाव, तो उसमें महागठबंधन बनता है जिसमें लालू प्रसाद ने उनको सपोर्ट किया। यानी कि जैसे आप जानते हैं कि नीतीश कुमार और लालू जो है समाजवादी विचारधारा के एक धड़े हैं, दोनों ही जनता दल परिवार से आते हैं।
तो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार और कांग्रेस सहित मिल करके 2015 में महागठबंधन को जबरदस्त तरीके से बहुमत मिली, ये जानते हुए कि 2014 में जस्ट मोदी जी की लोकप्रियता थी और प्रचंड बहुमत से इंडिया गठबंधन आया था। और इसके बाद में 2017 में नीतीश कुमार पलट कर चले जाते हैं आपको एनडीए गठबंधन में, और उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार जो है पलटू कुमार है, और यहीं से जो टर्म है क्वाइन हुआ और यही टर्म सर्कुलेट करने लगा। और क्या हुआ कि जब 2020 आता है तो 2020 का जो विधानसभा चुनाव है नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिलकर के लड़ते हैं, और एनडीए के साथ जब लड़ते हैं तो फिर क्या होता है कि 2 साल बाद 2022 में फिर से वो आ जाते हैं इधर महागठबंधन में। यानी कि अगर आप क्रोनोलॉजी देखिए तो नीतीश कुमार खुद ये बात को प्रमाणित कर रहे हैं, इसमें लालू के कहने या नहीं कहने से कुछ नहीं लेना देना, और जनता भी देख रही है। और 2022 2024 में चले जाते हैं, यानी इनमें राजनीतिक स्थिरता नहीं है। तो जो पलटू राम जो क्वाइन है कहीं ना कहीं आपको सही साबित दिख रहा है। चंदन जी, अभी जेडीयू जो जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है, ललन सिंह है, नीरज सिंह है, विजय चौधरी है, संजय झा है, इन लोगों की राजनीतिक हैसियत जेडीयू में क्या आप देखते हैं, और क्या आने वाले समय में नीतीश कुमार की स्थिति को देखते हुए निशांत कुमार क्या राजनीति में जेडीयू में एंट्री कर सकते हैं? देखिए, अगर निशांत कुमार पार्टी में आते हैं, पॉलिटिक्स में आते हैं, तो ये तो फिर परिवारवादी राजनीति हो गया। और नीतीश कुमार जो है हर एक मंचों पर परिवारवादी राजनीतिक पार्टियों का विरोधी रहे हैं और इस विचारधारा का भी विरोधी रहे। तो अगर निशांत कुमार नहीं आते हैं तो क्या आपको लगता है कि जेडीयू टिक पाएगी? जो मुख्य जो 3 लोग हैं जेडीयू में अपार्ट फ्रॉम नीतीश कुमार, जिसमें नीरज सिंह हो गए, ललन सिंह हो गए और संजय झा हो गए, आप समझ सकते हैं किस वर्ग से ये लोग आते हैं। और अगर ये लोग रहेंगे जेडीयू में तो जेडीयू पार्टी अपने आप मतलब कि खत्म हो जाएगी। तो किसी ना किसी तरह से निशांत कुमार को राजनीति में आना ही पड़ेगा अगर जेडीयू को जीवंत रखना है। तो अगर नहीं आते हैं तो फिर अगर आते हैं तो जो जेडीयू भी परिवारवादी पार्टी, अगर नहीं आते हैं तो जेडीयू का नामो निशान खत्म हो जाएगा। और ये जो लोग हैं तीनों, ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को केवल एक मतलब कि बंद कमरे अंधेरे में रखे हुए हैं, बस यही बात है। आना मजबूरी है निशांत कुमार को, और आप देख लीजिएगा वो उनको आना ही पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। चंदन जी, मुझे आज भी याद है, साल 2013 था, देश में उस समय प्रधानमंत्री जो आज के हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस समय गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और 2013 तक चूंकि यूपीए की सरकार सेकेंड टाइम बन गई थी, उसमें जबरदस्त यूपीए गवर्नमेंट यानी कांग्रेस के खिलाफ देश में एंटी इनकम्बेंसी थी, और मोदी की जो पॉपुलरिटी थी देश में राष्ट्रवाद की तरह के रूप में लोग देखते थे, उनकी पॉपुलरिटी पीक पर थी। उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री से जब जो मोदी जी थे उनको प्रधानमंत्री के तौर पर फिट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, और उसके बाद नीतीश कुमार की दुश्मनी और नरेंद्र मोदी की दुश्मनी राष्ट्रीय मंच पर पहली बार देखने को मिलती है। कहानी क्या है, मतलब क्या सच में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक दूसरे के उतना दुश्मन थे 2014 से पहले, जो 2014 के इलेक्शन में भी दिखा, 2013 तक में भी तो दिख ही गया था? देखिए धीम जी, कहानी शुरुआत होती है 2002 का जो गोधरा कांड है। 2002 का जब गोधरा कांड होता है उस समय रेल मंत्री भी नीतीश कुमार ही थे। तो गोधरा कांड में क्या होता है कि उस कांड के बाद नीतीश कुमार सबसे बड़े आलोचक के रूप में उभरते हैं। उनको ये लगता है कि हमारा जो माइनॉरिटी जो पॉलिटिक्स है, हमारा जो सोशलिस्ट पॉलिटिक्स है, मतलब माइनर जो वोट है वो हमसे ना छिटके। तो उन्होंने खुले तौर पर माननीय जो अभी के प्रधानमंत्री है उनका उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। और आलम ये था कि 2009 का जो इंडिया रैली हुआ था पंजाब लुधियाना में, उसमें इन्होंने मंच साझा करने से भी मना कर दिया था। और जब नीतीश कुमार और जी का जब फोटो एक साथ आता है हाथ उठाते हुए, तो इस पर नीतीश कुमार को सफाई देनी पड़ती है कि वो हाथ जबरदस्ती नरेंद्र मोदी उठाए थे, सोचिए। और यही नहीं, मतलब कि दुश्मनी का ये आलम था धीरू जी कि 2010 का जो विधानसभा चुनाव था, नीतीश कुमार तरफ से साफ तौर पर मनाई था कि उस विधानसभा चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी जी को नहीं आना है चुनाव प्रचार करने। और आपको मैं ये बता दूं कि जब एनडीए द्वारा जब प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को प्रोजेक्ट किया जाता है, तो उनका सबसे बड़ा अगर कोई विरोधी निकलता है इसके खिलाफ में तो वो नीतीश कुमार होते हैं। तो नीतीश कुमार को भी पता है और भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि हमारा दुश्मन कौन है। बिहार की राजनीति की हो और बिहार की राजनीति के धुरंधर यानी लालू प्रसाद यादव की बात न हो, बिहार की कहानी अधूरी रह जाती है। नीतीश कुमार जब भी राजनीतिक संकट में आए, 13 करोड़ की जनसंख्या बिहार की है, 13 करोड़ की जनसंख्या में कोई भी राजनीतिक कोई दुश्मन भी था तो लालू यादव ही थे। नीतीश कुमार की पार्टी विलुप्त होते हुए नजर आई,
उसको सपोर्ट करने वाला एक ही नेता था, वो लालू प्रसाद यादव थे। जब भी नीतीश कुमार को जरूरत पड़ा, नीतीश कुमार जब भी लौट के गए, तब राष्ट्रीय जनता दल उनको सपोर्ट किया। ये लालू और नीतीश की दोस्ती और दुश्मनी की कहानी क्या है? देखिए धीरन जी, आपको लोकसभा में वो क्लिप जिसमें लालू प्रसाद साफ तौर पर नीतीश कुमार को कहते हैं कि सबके मुंह में 32 दांत है, लेकिन नीतीश कुमार के पेट में 32 दांत है। मतलब आप इसी बात से समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से कितने परिपक्व और कितने मतलब तेज तरार नेता हैं। देखिए, साल है 1990 जब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उसमें नीतीश कुमार का बहुत ही अहम योगदान रहता है और इन दोनों में जबरदस्त दोस्ती, जबरदस्त बॉन्डिंग रहती है। उस समय नीतीश कुमार लालू प्रसाद के चाणक्य कहे जाते थे, लेकिन समय के साथ इन लोगों में मतलब कि मनमुटाव होने लगी। यानी 1994 साल आता है, नीतीश कुमार को ये लगता है कि लालू प्रसाद जो है अब जाति विशेष की राजनीति करने लगे हैं, अब वो सर्व समाज के नेता नहीं रह पा रहे हैं। तो एक्चुअली देखिए, बोन ऑफ कंटेंशन क्या था कि नीतीश कुमार चाहते थे कि जो रिजर्वेशन जो लागू हो, वो मुंगेरी लाल कमेटी जो कर्पूरी ठाकुर का मॉडल था वो लागू हो, यानी इसमें कोटा विद इन कोटा था। यानी उसमें ये था कि जो 20% जो रिजर्वेशन था पिछड़ों का, उसमें 8% जो 20% जो रिजर्वेशन है ओबीसी का, तो उसमें जो 8% जो हो पिछड़ों का था और 12% जो था अति पिछड़ों का था। तो वो इस मॉडल को लागू करना चाहते थे, जबकि लालू प्रसाद मंडल कमीशन यानी जो 27% है ओबीसी का, वो लागू करना चाहते थे। बोन ऑफ कंटेंशन दोनों में यही चीज का था। तो इसके बाद में क्या हुआ कि 1994 में उस समय के जो लेफ्ट के लीडर थे सतीश कुमार, वो पूर्वी चेतना रैली होता है पटना के गांधी मैदान में। शुरुआती दौर में नीतीश कुमार तो कतराते हैं कि मैं जाऊं या न जाऊं, लेकिन काफी लोगों को मनाने के बाद नीतीश कुमार उसमें जाते हैं और सभा में जाने के बाद भी बोलने से कतराते हैं। लेकिन जब लोगों को माहौल को देखते हैं, लोगों में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ में आक्रोश था। नीतीश कुमार सभा में बोलते हैं कि हम अपना हक लेकर के रहेंगे और हम अर्जुन की जैसे हम जो मछली पर जो आंख पर निशाना है उस पर हम मतलब कि मारना है। वहीं से दोनों में मनमुटाव होती है और जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार मिल करके समता पार्टी का निर्माण करते हैं, जो आगे जाकर के 2003 में आपको जनता दल यूनाइटेड के नाम से जानी जाती है। अब देखिए 2005 में जंगल राज का तगमा देकर के लालू प्रसाद के खिलाफ प्रचार करके नीतीश कुमार शासन में आते हैं। इसके बाद में क्या होता है कि 2010 में उनको प्रचंड रूप से बहुमत मिलती है और जब क्या दिक्कत होता है 2013 में जब एनडीए से नीतीश कुमार अलग होते हैं, तो उनका जो सबसे उस समय का मददगार साबित हुआ, जो दोस्त साबित हुआ, वही लालू प्रसाद थे। मतलब समाजवादी विचारधारा होने के चलते, सेकुलर लीडर होने के चलते वो लोग साथ है। और क्या हुआ कि इसके बाद में फिर नीतीश कुमार 2017 में गठबंधन तोड़ते हैं और इसके बाद में एनडीए में चले जाते हैं। फिर इसके बाद में 2020 में एनडीए के साथ लड़ते हैं और फिर आते हैं 2022 में। लालू प्रसाद ने फिर उनको ओपन आर्म से स्वागत किया। मतलब कि आप जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को निगल जा रही थी, तो उसी समय इनको डर था कि कहीं जेडीयू को निगल ना जाए। फिर लालू प्रसाद ने उनको साथ दिया। ये वही नीतीश कुमार थे जो बोले थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। जो होना था सो हो गया, लेकिन नीतीश कुमार अपने राजनीतिक सिद्धांत पर नहीं रहे और हर बार लालू प्रसाद ने उनका साथ दिया। तो ये है आपको लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की दोस्ती, यानी कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों समाजवादी नेता हैं। और आपको बता दूं कि कल के लालू ही आज के नीतीश हैं। धीरेन्द्र जी, नीतीश कुमार का जो राजनीतिक करियर, जो जब मुख्यमंत्री बने थे तो उनके साथ ट्रिपल सी का एक फॉर्मूला वर्क करता था, यानी क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म। और नीतीश कुमार हर सभा और हर मीटिंग में ये बात बोलते थे कि मैं ट्रिपल सी फॉर्मूला वर्क करता हूँ। मैं इस ट्रिपल सी यानी कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म को मैं कभी समझौता नहीं कर सकता। कि आज की राजनीति 2000, मैं पूछ रहा हूँ कि 2015 के बाद नीतीश कुमार आज भी उस ट्रिपल सी के फॉर्मूला पर अडिग हैं या डगमगा चुके हैं? देखिए, जैसे नीतीश कुमार सत्ता में आते हैं तो उस समय जो भी सो कॉल्ड बाहुबली थे, यानी जो समाज के जो ब्लैक सिख थे, नीतीश कुमार ने उन लोगों के प्रति एक्शन लिया। चाहे जी कृष्ण हत्याकांड में आपको आनंद मोहन के खिलाफ हो, या अजीत सरकार हत्याकांड में आपको पप्पू यादव के खिलाफ हो, या तेजाब हत्याकांड में साबुद्दीन के खिलाफ हो, राजवल्लभ यादव हो, मतलब तमाम माफियाओं और तमाम बाहुबलियों के खिलाफ इन्होंने एक्शन लिया। इसमें कोई दो राय नहीं है। और पुलिस प्रशासन व्यवस्था को भी इन्होंने चुस्त किया, यानी क्राइम से इन्होंने कोई समझौता नहीं किया। लेकिन समय आने के साथ यही नीतीश कुमार जब विधानसभा का चुनाव आता है तो आनंद मोहन को जेल से छुड़वाते हैं। यही नीतीश कुमार जब लालू के साथ गठबंधन में थे तो साबुद्दीन को जेल में छुड़वाते हैं। लेकिन जब साबुद्दीन उस समय अपना नेता लालू प्रसाद को मानते हैं, वो फिर से साबुद्दीन को जेल भिजवा देते हैं। सेम प्रकार होता है पप्पू यादव के साथ। और आपको बता दो, अभी जो सिवान के जो सांसद है कविता सिंह, उसके पति भी जो अजय सिंह, वो भी बाहुबली है।
देखिए नीतीश कुमार अपने स्वेच्छा के अनुसार उसको भी जेल से लाते हैं, जेल में भेजते हैं। और जो अभी नवादा की जो विधायक है बीना देवी, उसके पति राजवल्लभ यादव 8 वर्ष की बच्ची के साथ रेप के मामले में जेल था। और जब आरजेडी छोड़ के जेपी में जाते हैं तो देखिए, हाँ कुछ कह रहे थे। और जो नवादा की विधायक जो अभी है, विधायिका अभी 2025 में जीती है, उनका नाम विभा देवी है। हाँ वही विभा देवी की जो विधानसभा में बोलकर पढ़ भी नहीं पा रही थी। यानी आपको मुन्ना शुक्ला हो गए और सुनील पांडे हो गए, राजन तिवारी हो गए, तमाम माफियाओं को नीतीश कुमार ने छुड़वाने का भी काम किया। तो यहाँ पर जो क्राइम के मामले में नीतीश कुमार किस तरह से 180 डिग्री जो रिवर्स मार लिए, आप तो देख रहे हैं। अब आइए आपसे बात करते हैं करप्शन के मामले में। जो नीतीश कुमार, क्या नीतीश कुमार को नहीं पता था 2013 में कि लालू प्रसाद फॉर्डर स्कैम के केस में है? उन्होंने गठबंधन किया या नहीं किया? फिर वो तेजस्वी प्रसाद से ये मतलब बोलती है कि लैंड जॉब स्कीम में तुम अपना सफाई दो, और सफाई नहीं देने के चलते वो गठबंधन तोड़ लेते हैं। नीतीश कुमार की नैतिकता देखिए। और यही नीतीश कुमार हैं जब सृजन घोटाले के मामले में कहा, ये पूछा जाता है तो कहीं नहीं। मतलब क्या हुआ सृजन घोटाले में किसी को पता नहीं है। अभी जो कैग का जो रिपोर्ट आया 71,000 करोड़ का मतलब लेखा जोखा किसी के पास नहीं है। इसका सफाई कौन देगा? नीतीश कुमार ने। इस पर क्या एक्शन लिया? दिल्ली में आपसे पूछता हूँ। और यही नहीं, जिस प्रकार से सम्राट चौधरी पर हत्या का जो आरोप लगता है, क्या सम्राट चौधरी ने सफाई दिया? सम्राट चौधरी का जो फर्जी जो रिकॉर्ड है एजुकेशन का, जो डीलेट जो किया है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सोची, उसका ब्रांच पटना में, मतलब कि हद है। और दिलीप जायसवाल पर जिस आरोप लगता है, अशोक चौधरी पर 200 करोड़ का आरोप लगता है, मैं पूछता हूँ नीतीश कुमार किससे मतलब की सफाई मांगते हैं? दो चीज हो सकता है, या तो नीतीश कुमार करप्शन से कॉम्प्रोमाइज कर चुके होते हैं, या तो नीतीश कुमार का जो मानसिक स्थिति है कहीं ना कहीं आप देख ही रहे हैं, जिस प्रकार से मंच पर वो महिलाओं के साथ व्यवहार कर रहे हैं। और विधानसभा में जो उनका बयान जो था महिला प्रजनन के दौर पर, कि किस तरह से प्रजनन कम किया जा सकता है शिक्षित महिलाओं द्वारा, यानी कि क्राइम हो गया, करप्शन हो गया। अब जहां तक आता है कम्युनलिज्म, यानी कि एक तरह से माना जाता है कि अगर आरजेडी से गठबंधन करते हैं तो करप्शन पार्टी है, अगर बीजेपी से करते हैं तो कम्युनिज्म पार्टी है। नीतीश कुमार सिंह दोनों से ये गठबंधन किया, तो ये मतलब कि इनका राजनीतिक विचारधारा कुछ भी नहीं है। और आप मॉब लिंचिंग देख ही रहे हैं, किनके साथ है ये? नीतीश कुमार उस पानी की तरह है जिसमें जिसमें मिलाइए मिल जाते हैं। और संक्षेप में आप 1 मिनट और समय लेना चाहेंगे धीरेन्द्र जी। बिहार की राजनीति मेरे अनुसार, हम आपको एक शब्द में बताना चाहेंगे। बचपन में बंदर की कहानी पढ़े थे कि 2 बंदर में जब लड़ाई होती है तो उसमें 2 बिल्लियों में जब लड़ाई होती है तो एक बंदर आकर के वो किस तरह से रोटी खाता है। यानी कि बिहार में आरजेडी और बीजेपी, इनके पास बहुमत है, मतलब कि इनके पास जन समर्थन है, और दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल है जो एक नहीं हो सकते हैं। बीच में नीतीश कुमार है जो कि आराम से सत्ता की रोटी और सत्ता की मलाई खाते हैं। यही है बिहार की राजनीति। नीतीश कुमार की जो मानसिक स्थिति है, क्या लगता है कि नीतीश कुमार इस 2029 तक की राजनीति को कंटिन्यू कर पाएंगे, जब 2030 तक के एज चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? नीतीश कुमार की राजनीतिक करियर, जेडीयू की करियर को कैसे देखते हैं आप? देखिए, नीतीश के साथ जो लोग भी हैं सबको पता है कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से अस्थिर हो चुके हैं, और इसका ये साक्षात रूप है कि बीजेपी नेतृत्व खोज रही है। बीजेपी ये पूछ रही है कि क्या निशांत कुमार पार्टी में आएंगे कि नहीं। नीतीश कुमार से ज्यादा चिंतित तो निशांत कुमार को पॉलिटिक्स में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी है। आपको इससे क्या प्रूफ होता है कि नीतीश कुमार का विकल्प खोजा जा रहा है? यानी नीतीश कुमार अब उतने लंबे समय तक नहीं रहने वाले हैं। और जहां तक सवाल है नीतीश कुमार का, जितना भी आप गतिविधि देखिए, जिसका आपने तमाम प्रकार से उदाहरण दिया, नीतीश कुमार अब ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाले हैं। उनके नाम पर केवल राजनीति किया जा रहा है, नहीं तो नीतीश कुमार रहते। आप वहीं धीरेन्द्र जी बात कर रहे थे क्राइम का, जो मुजफ्फरपुर जो बालिका गृह कांड हुआ, उसमें क्या एक्शन लिया गया? सब चीजें नीतीश कुमार के जानकारी में नहीं हो पा रही है। ज्यादा दिन के घोड़े नहीं रह गए नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में। क्या निशांत कुमार, जैसा कि आपने बोला कि निशांत कुमार के जेडीयू में वापसी ही एक जेडीयू का एक विकल्प है, तो क्या ये परिवारवाद को बढ़ावा नहीं होगा? जब निशांत कुमार जब पार्टी में लौटेंगे, अभी बिहार की जो अभी ठीक है, परिवारवाद पर बहुत सारे लोग बोलते हैं। अभी जो एनडीए की सरकार बनी है चंदन जी, उस एनडीए की सरकार का कितने घटक दल है? एक बीजेपी, एक जेडीयू नीतीश कुमार की, तीसरी चिराग पासवान की पार्टी, चौथी हम नित्यानंद मांझी, और पांचवा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। उपेंद्र कुशवाहा खुद राज्यसभा सांसद, पत्नी विधायक बन गई, बेटा कुछ भी नहीं जीते एमएलसी बन के मंत्री बन गए, बहू भी शायद कोई विभाग में या कोई आयोग में उनके चयन किया जा रहा है। परिवार ही परिवार, हम ही परिवार, हम ही को सब रखना है। हम एक सीताराम मांझी हैं, हम हमारी समधन, हमारी बहू, हमारा बेटा।
वहां से वो निकल नहीं पा रहे हैं। चिराग पासवान का परिवारवाद जग जाहिर है, क्योंकि अब चूंकि उनको परिवार से थोड़ा छुटकारा मिला है, तब खाली जीजा तक सीमित रह गया। बहन के कोई उनके हस्बैंड हैं और भारती करके हैं शायद वो, और वो थोड़ा भी कम हो गया है। भारतीय जनता पार्टी में चूंकि अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, जो कार्यकारिणी के अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन, वो भी उनके फादर भी बहुत बड़े बीजेपी के लीडर थे। वो पार्टी के नीतीश कुमार की ही पार्टी है, क्योंकि सिर्फ नीतीश कुमार के घर से कोई नहीं आया। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार के पार्टी में परिवारवाद से कोई लोग नहीं आया है, ऐसा कुछ नहीं है। अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी हैं। अगर उदाहरण देने लगूं तो दिन कम पड़ जाएंगे धीरेन्द्र जी। कोई ऐसा अलायंस पार्टनर भारतीय जनता पार्टी का जो परिवारवाद नहीं हो। आप तो केवल बिहार के बारे में बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश जाइए, चाहे आपको निषाद पार्टी हो, संजय निषाद जो हो गए, चाहे आपको ओम प्रकाश राजभर की सुलदेव पार्टी हो, वो उनका बेटा जो हो गया अरविंद राजभर, चाहे जो आप जो पार्टी है ये वहां पर जो अनुप्रिया पटेल की जो है उनका पार्टी के नाम, और चाहे कोई भी उसका अलायंस, चाहे अजय चौधरी की रालोद पार्टी हो, कौन सी ऐसी पार्टी, चाहे आप महाराष्ट्र में चले जाइए शिवसेना की पार्टी हो, चाहे जो शरद पवार की जो अजित पवार गुट की जो पार्टी है वो पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो। देखिए परिवारवाद केवल कहने के कोई ऐसा नहीं है कोई। और हाँ, लेकिन अब पूछिएगा तो लोग परिवारवाद का अलग प्रकार से डिफिनेशन देते हैं। अरे पाप होता है, परिवारवाद होता है। इसका डिफिनेशन आप और हम अपने अनुसार कैसे दे सकते हैं? हम आए, मेरा बेटा, या बस यही परिवारवाद है? परसेप्शन मीडिया का बहुत ही विचित्र है कि भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद को काउंट ही नहीं किया जाता है। मैं अगर आपको साफ तौर पर कहूं तो निर्दोष वही है जिसका दोष पकड़ाया नहीं है। दोस्तों, ये रहा हमारा नीतीश कुमार और उनके राजनीतिक सफर, उनके विवाद और उनके छवि से जुड़ी जो भी कहानियां थी हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। बिहार की राजनीति गठबंधन जाति से ऊपर नहीं उठी है अभी तक, और वो हमेशा समाहित रही है और आगे भी समाहित रहेगी। सबसे बड़ा सवाल है कि जेडीयू के भविष्य और जेडीयू के अलायंस जो बीजेपी के साथ है, निशांत कुमार को पार्टी में लाने के लिए खबरें जो संचालित किया जा रहा है, बस उसका ही वेट किया जा रहा है कब तक आएंगे। और सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो क्या ये परिवारवाद होगा या नहीं होगा? क्या संज्ञान मीडिया के द्वारा दिया जाएगा? जो देश की राष्ट्रीय मीडिया है, क्या वो ये क्लेम करेगी कि नहीं भी परिवारवाद है, या कुछ उनका नया डिफिनेशन गढ़ के आएगा? इन्हीं सारी सवालों के मन में भी अगर आपके भी है तो उसमें जरूर बताएं अपनी राय को। तब तक के लिए नमस्कार।